जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस पीवाईक्यू के पहले क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि मंडे से हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस पीवाईक्यू का सेशन देखेंगे। तो बिल्कुल आज है मंडे और आज ये आपका पहला क्लास है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। पहला ऑप्शन है किलोवाट, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है जूल और चौथा ऑप्शन है अश्व शक्ति। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। जनरली आप सबों के माइंड में क्या याद रहता है? तो आप सबों के माइंड में याद रहता है कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट की, अगर हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट की और वो भी किसकी, तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। किसकी सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यानी कि विद्युत ऊर्जा की। तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं किलोवाट आवर। ध्यान में रखिएगा कि कॉमर्शियल को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग व्यावसायिक यूनिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यावसायिक यूनिट कहते हैं, यानी कि व्यावसायिक इकाई कहते हैं। और ये चीज आप सबों को मालूम है कि बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के अनुसार 1 kWh को ही क्या बोला जाता है? एक यूनिट बोला जाता है। तो इसकी चर्चा हम लोग कब करते हैं? तो सर इसकी चर्चा तब करते हैं जब हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉमर्शियल यूनिट की बात की जाती है, यानी कि व्यावसायिक इकाई की बात की जाती है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो पहली ऑप्शन में किलोवाट देखेंगे उसको ठोक के आ जाएंगे, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि कॉमर्शियल यूनिट और औद्योगिक यूनिट दोनों अलग अलग है। यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा, तब तो KWH किलोवाट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका औद्योगिक यूनिट की बात की जा रही है, आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं औद्योगिक इकाई की, औद्योगिक इकाई की, और वो भी किसका? शक्ति का। किसका? शक्ति का। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शक्ति का औद्योगिक इकाई क्या होता है? तो शक्ति का औद्योगिक इकाई होता है HP, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अश्व शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अश्व शक्ति भी कहते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि औद्योगिक इकाई शक्ति की क्या होती है, आप कहेंगे HP होती है, यानी कि अश्व शक्ति होती है। ध्यान में रखिएगा कि HP को इंपेरियल यूनिट भी बोला जाता है। HP को क्या बोला जाता है सर? इंपेरियल यूनिट भी बोला जाता है। आप कहेंगे ये इंपेरियल यूनिट क्या है? मेरे मित्र इसको शाही इकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शाही इकाई बोला जाता है। काहे? तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो इंपेरियल यूनिट है, जनरली इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि शाही इकाई के रूप में सिर्फ HP ही नहीं आता है। जो हम लोग FPS सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं, यानी कि लंबाई को फुट में मापते हैं, फिर मास को हम लोग पाउंड में मापते हैं। ये जो फुट पाउंड ये सब आपका इस्तेमाल किया जाता है मापन में, वो एक्चुअली कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो सर ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ था। और इसीलिए शाही इकाई में आपका फुट भी आ जाता है, साथ ही साथ पाउंड भी आ जाता है, और HP तो आता ही। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है, आप सभी कहेंगे गुरुजी बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो किलोवाट भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग किलोवाट की बात करते हैं तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, KW के रूप में लिखते हैं। और 1 किलोवाट में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कितना वाट होता है, तो आप कहेंगे 1000 वाट होता है।
तो किलोवाट से संबंधित आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि 1 किलोवाट में कितना कितना वाट होगा, आप कहेंगे 1000 वाट होगा। और अगर कोई आपसे ये पूछ देगा कि किलोवाट किसकी यूनिट है, तो आप कहेंगे सर हम परेशान हो जाएंगे, काहे लगी, शक्ति का मात्रा क्या होता है, आप कहते सर वाट होता है, तो ओकरे ना बड़का भाई किलोवाट है चला। तो क्या कहिएगा कि सर ये जो किलोवाट है ये भी शक्ति का ही यूनिट है, और ये जो वाट है ये भी क्या है, शक्ति का ही यूनिट है। और 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पे रह गया जूल, तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक के रूप में देखा जाता है। जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक के रूप में देखा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। कहा जा रहा है आपसे कि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है, ये चीज आपको बताना है। मेरे मित्र, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने लगातार पिछले ग्रुप डी एग्जाम में अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा है। और ध्यान में रखिएगा कि एएलपी एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न सिर्फ आपके सीबीटी 1 में बल्कि सीबीटी 2 में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना होगा कि हमको न्यूमेरिकल पे तगड़ा पकड़ बनाना होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई एक वस्तु है सर, ठीक है, और इस पे फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है F इक्वल टू क्वेश्चन के अनुसार 20 न्यूटन है, ठीक है सर। अब वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। जैसे इस पे F बल लगा, वस्तु कितना मीटर विस्थापित हो गई सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मीटर विस्थापित हो गई। और कहा जा रहा है कि और 20 जूल कार्य करता है, यानी कि जब इस पे फोर्स लगा तो ये विस्थापित हुई, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही फोर्स लगने के बाद विस्थापन होगा तो कार्य होना तय है। और वो जो कार्य हुआ है वो कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, तो सर 20 जूल दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या होगा, बल एवं विस्थापन के बीच में कोण क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी आपने तो कई बार पढ़ा है कि W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, या हम लोग इसी को एफ डी कॉस थीटा कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? बिल्कुल सर कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे डी क्या है, विस्थापन है, एफ क्या है तो सर बल है, और कॉस थीटा क्या है तो आप कहेंगे बल और विस्थापन के बीच का कोण है जो आपको निकालना है। कहिएगा सर आसान है। चार्ज के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 20 जूल रखेंगे सर, और फोर्स के जगह 20 न्यूटन रखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर इंटू कॉस थीटा कर देंगे। क्या हो जाएगा तो गुरुजी 20 20 दूना 40 कॉस थीटा। आप क्या कहिएगा कि 20 एकम 20 20 दूना 40 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/2। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। और मेरे मित्र सबों को मालूम होगा कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सर 1/2 होता है। यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 60 डिग्री। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप इसका भी अपने माइंड में खास ख्याल रखेंगे। और ऐसे लगातार अगर आप स्टडी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इन सब टाइप के प्रश्नों में आपको कोई खासा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। मेरे मित्र चूंकि कार्य जो है वो बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल है, कार्य क्या है, बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी वस्तु पे बल लग रहा है तो हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से कार्य तभी कहेंगे जब उसके द्वारा कुछ ना कुछ विस्थापन उत्पन्न किया जाएगा। और अगर विस्थापन उत्पन्न नहीं किया जाएगा, विस्थापन 0 होगा, दैट मीन्स कोई कार्य वहां पे नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि ये आपका एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़ा होकर के, यहाँ पे आप खड़ा होकर के इसको दोनों हाथ से धकेल रहे हो, तो क्या आप यहाँ पे कार्य कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे हो सर।
आप अपने हिसाब से फोर्स तो एग्जर्ट कर रहे हो, लेकिन इस दीवार में कोई गति हो रहा है, कोई विस्थापन हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब साफ है कि जो हम लोग कहते हैं कि कार्य इक्वल टू होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। यहाँ पे अगर विस्थापन हमारा जीरो हो जाए तो बल वाला टर्म तो ऐसे ही गुना होकर के क्या हो जाएगा? तो गुरुजी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और भाई मेरे आपसे क्वेश्चन भी तो यही करा जाए, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन आप कहेंगे शून्य हो, तो क्या होगा? जो उसका किया गया कार्य होगा वो शून्य हो जाए। सवाल ये है कि गुरुजी क्या कार्य धनात्मक और ऋणात्मक होगा? ऑब्वियसली होगा। आप सभी ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई सरफेस है सर, ये आपका कोई सरफेस है और इस पे आप बल इधर से लगा रहे हैं, ये एफ फोर्स आप इधर से लगा रहे हैं। तो एफ फोर्स लगाने के उपरांत अगर ये वस्तु का जो विस्थापन है वो बल की दिशा में हो रहा है तो कार्य क्या होगा हमारा? आप सभी याद रखेंगे, कार्य हमारा धनात्मक होगा। कार्य हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है। अब अगर हमने इस पे फोर्स लगाया और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है? फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है, तब हमारा किया गया कार्य क्या होगा? आप सभी याद रखना, तब हमारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो आप सभी क्या याद रखेंगे कि किसी वस्तु पे बल लगा और विस्थापन बल की दिशा में हो गया तो वहां पे किया गया कार्य धनात्मक। किसी वस्तु पे बल लगा और विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हुआ तब वहां पे किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और किसी वस्तु पे बल लगा और कोई विस्थापन ही उत्पन्न नहीं हुआ तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अब ये चीज भी अपने माइंड में रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा सर। क्या पूछा जा रहा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है, जबकि जी का वैल्यू आपको कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। बताइए सॉल्व होगा या ना होगा? रेलवे एएलपी का ये बहुत ही कह सकते हो फेवरेट सा क्वेश्चन है और वर्क एनर्जी एंड पावर में भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं सर, ये एक सीढ़ी बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मोहन को भी ले आते हैं। ये मोहन आ गया। क्या कहा जा रहा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो लड़का है इसका मास कितना है? 40 केजी। इसका मास कितना है? 40 केजी। फिर कहा जा रहा है कि वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ता है। ये मान लीजिए कि टोटल सीढ़ी आपका यहाँ पे कितना है? 50, और ये यहां से चढ़ना स्टार्ट करता है और ये 50 सीढ़ी चढ़ने कितना समय ले लेता है सर? 10 सेकंड का समय ले। कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, ये जो आप देख रहे हैं ये अगर प्रत्येक सीढ़ी का 15 सेंटीमीटर हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि मोहन की शक्ति क्या होगी। आपको यहाँ पे मोहन का पावर निकालना है, P इक्वल टू वाट। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम पावर की बात करेंगे तो कार्य करने की दर की बात करेंगे। आप कहिएगा यहाँ पे कार्य क्या होगा? तो 1000 बार हम आपको बताए हैं कि अगर कोई वस्तु किसी ऊंचाई पे चढ़ रही होती है तो किया गया कार्य वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये तो आप कार्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तब आपका ये कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा में व्यय की दर भी तो कह सकते हैं। ऊर्जा में व्यय की दर को शक्ति बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो मोहन ये सीढ़ी पे चढ़ेगा इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। आप कहेंगे वह ना स्थितिज ऊर्जा होगा, तो भाई स्थितिज ऊर्जा में व्यय की दर ही ना शक्ति कहलाएगा। तो आप इधर से नाक पकड़िए या इधर से पकड़िए, भतवा बराबर है। मतलब फॉर्मूला आपका जो यहाँ पे लगेगा वो स्थितिज ऊर्जा में व्यय की दर, तो स्थितिज ऊर्जा mgh अब बटा क्या हो जाएगा? टाइम। ये फॉर्मूला सेट करना आंसर आ जाएगा। लेकिन लोचा ये है कि गुरुजी यहाँ पे ऊंचाई तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है। मेरे मित्र मालूम कर लीजिए, 50 सीढ़ी चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो क्या है हम लोग यहाँ पे h इक्वल टू 50 सीढ़ी चढ़ रहा है, प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 15 है, तो 50 इंटू 15 ये तो सेंटीमीटर में ना होगा सर। एक हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, जितना ना हो जाएगा।
आप कहिएगा बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे काट लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मोहन का मास कितना है 40 kg, जी का वैल्यू कितना लेना है 10, और एच कितना है आपका, तो सर एच तो 50 गुना 15/100 निकाले हो आप, तो लिख दीजिए सर 50 गुना 15/100। ध्यान दीजिएगा कि 10 सेकेंड में चल रहा है, तो mgh बटा टाइम, सॉरी mgh बटा टी, यहाँ पे 10 आ जाएगा। सर ये नीचे में है तो गुना में होगा। आप कहिएगा इस 10 को इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, और ये 0 इसके साथ सेटल हो जाएगा, और ये 0 इसके साथ सेटल हो जाएगा। अब क्या बच गया आपका, तो सर 5 4 20, और 15 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा सर 300 वाट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल के रूप में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था, और मेरे ख्याल से इसमें आप में से किसी को भी कोई परेशानी नहीं रहा होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को हम लोगों ने कई बार अपने क्लास में रौंदा है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल, कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। मेरे मित्र, जब आप बंदूक से फायर करते हो तो आप कहते हो बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। तो सर बंदूक जो पीछे की ओर झटका देता है इसको हम लोग प्रतिघाती वेग कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। और आप सभी को मालूम है कि रिकॉइल वेलोसिटी से कितने क्वेश्चन हम लोगों ने करा था। लेकिन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गति के प्रथम व द्वितीय नियम का, दूसरा है गति का तृतीय नियम, तीसरा है गति का द्वितीय नियम, और चौथा है आपका गति का प्रथम नियम। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी जो बंदूक पीछे की ओर आता है वो कहीं ना कहीं एक्शन के प्रति क्या है, रिएक्शन है, यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया है। बिल्कुल सर। और आप सबों को मालूम है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और इसीलिए बंदूक से जब गोली फायर की जाती है तो गोली आगे निकलती है और बंदूक पीछे की ओर आती है। इसीलिए जब आप नदी के किनारे तट पे नाव से छलांग लगाते हो तो आप छलांग लगाते हो आगे की ओर, नाव आपका पीछे की ओर आता है। तो ये सभी जो हैं ये क्या है, तो सर न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस होते हैं, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन ने गति के लिए कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, जिसमें आपका पहला नियम क्या कहता है, तो सर पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अगर अपनी किसी प्रारंभिक अवस्था में है वो अपने उसी अवस्था में बना रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही हम लोग को क्या मिलती है, बल का डेफिनेशन मिलता है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। और न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। और इसीलिए आप सभी F = ma फॉर्मूला पढ़ते हो, और ये जो F = ma है ये कहाँ से आया है, आप कहते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया है, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम से आया है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग संवेग संरक्षण सिद्धांत को प्रूफ करते हैं वो किसके सहारे, न्यूटन के थर्ड लॉ के सहारे। क्यों? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है संवेग, तीसरा ऑप्शन है गति, चौथा ऑप्शन है दिशा। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, मतलब क्या हुआ, एक समान वृत्तीय वेग की बात की जा रही है, वस्तु किस पे चलेगी, वस्तु सर वृत्ताकार मार्ग पे चलेगी। आप सबों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये वृत्ताकार मार्ग पे चल रही है, तो जैसे ये यहाँ से यहाँ चलेगी सर इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ चलेगी इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ऐसे चलेगी फिर इधर डायरेक्शन होगा, ऐसे चलेगी फिर इधर डायरेक्शन होगा, फिर इधर डायरेक्शन होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा सर,
और फिर ये इधर आएगा और इधर आएगा। आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई व्हीकल्स इस वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति या कोई व्हीकल्स गाड़ी इस वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हर एक बिंदु पे अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, हर एक बिंदु पे अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आप यहां देखिए, यहां देखिए, यह देखिए, हर जगह पे क्या कर रहा है सर? तो सर अपने दिशा में परिवर्तन ला रहा है, अपने दिशा में क्या ला रहा है सर? चेंजिंग ला रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय गति में होती है, किसी वृत्ताकार मार्ग पर होती है, तब उसका जो डायरेक्शन होता है वो हर एक बिंदु पर चेंज हो जाता है। लेकिन उसका जो वेग हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सर एक समान त्वरित वेग। त्वरित क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि जो त्वरण होता है, जो त्वरण होता है वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि डीवी बटा डी होता है। क्या होता है सर? डीवी बटा dt। मेरे मित्र, त्वरण जो है वो किस पे निर्भर करता है? वेग पे निर्भर करता है। वेग क्या है आपका? तो सर सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। और सदिश राशि जो होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो तो इसमें सेम रह सकता है पूरे मूविंग के दौरान, लेकिन फिर भी इसका वेग परिवर्तित होगा। काहे? क्योंकि वेग सदिश राशि है, ये डायरेक्शन पे भी निर्भर करेगा और प्रत्येक बिंदु पर डायरेक्शन बदल रहा होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वृत्तीय गति जो होती है वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण हो। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग पर वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? आप कहेंगे हर एक बिंदु पे दिशा परिवर्तित हो जाता है। मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आप कहेंगे सर ऑप्शन में संवेग भी दिया हुआ है, मोमेंटम इसी को बोलते हैं, और जनरली इसको आप सभी ध्यान में रखिएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज एम भी, यानी कि मास और वेलोसिटी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं सर? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान आप कहेंगे सर फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है, और साथ ही ये कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, कहीं पे भी परिवर्तित नहीं होता है। गति की बात करेंगे तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है, दैट मीन्स वस्तु गति में है, नहीं बदल रही है तो विराम में है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा सर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है आपका कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। दूसरा ऑप्शन है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन है। तीसरा ऑप्शन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान है। चौथा ऑप्शन है बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इस चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, ये चीज आपको बताना। मेरे मित्र, अगर हम बात करें अपने पहले स्टेटमेंट की तो कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। ध्यान दीजिएगा कि जो कैपिटल जी होता है इसका वैल्यू आप लोग कितना लिखते हैं? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, ये जो जी है इसको क्या बोला जाता है? आप कहते हैं सर यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि सार्वत्रिक का मतलब ही होता है कि ये हर जगह पे क्या होगा सर? समान होगा। ये हर जगह पे क्या होगा? समान होगा, यानी कि इसके मान में कहीं पे भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये बिल्कुल ही बात सही है, लेकिन आपको क्या चूज करना है? तो सर हमको तो गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये तो आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन है। तो ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे दो मासेबल ऑब्जेक्ट है, फॉर्मूला तो आप सबों को मालूम होगा कि F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो g का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 गुना 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब बटा कितना पे सर, तो 1 मीटर की दूरी पे रखा है तो एक का स्क्वायरो कर लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, 2 दूना 4 और 4 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 चौका 28, 6 चौका 24, 2 26, यानी कि ये हो जाएगा 68, 6 और फिर 6 चौका 24 और 2 26। हाँ ठीक तो है सर। आपके ऑप्शन में जो कहा जा रहा है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन है, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। सर ऐसा तो नहीं है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो तो हर जगह मान्य है। ऐसा थोड़ी है कि लैब में काम करेगा लैब के बाहर काम ना करेगा। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल गलत बात है। और चौथा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपने अभी जस्ट देखा है कि सर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों ही सही स्टेटमेंट हैं, जबकि आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। और गलत स्टेटमेंट के रूप में क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, जो कि गलत है, ये हर जगह मान्य। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गैस अनुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब गैस का आयतन शून्य हो, गैस का दाब शून्य हो, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, और चौथा ऑप्शन है गैस का विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? परम शून्य तापमान की बात की जा रही है। अच्छा, परम शून्य तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, जो कि कितना होता है? तो आप कहते हैं सर 0 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 केल्विन होता है। और अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं इस 0 केल्विन की, तो क्या कहते हैं गुरुजी? -273.15 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा कि केल्विन में व्यक्त तापमान को ही क्या बोला जाता है? परम शून्य ताप बोला जाता है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू नहीं कहना, आपको 0 केल्विन ही कहना है। मतलब मैं 0 केल्विन इतना होगा ये चीज आपको बता दे रहा हूं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो गैस के अणु होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है, तो गैस के अणु क्या करते रहते हैं? तो सर आपस में मूव करते रहते हैं, यानी कि गैस के अणुओं के बीच में कोलिजन होते रहता है, टक्कर होते रहता है, और वो भी बहुत तेजी से होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, जिस वजह से इसके अणु अपने सरफेस में बहुत तेजी से मूव करते रहते हैं। और साथ ही जब आप इसको हीट देते हैं तो इसके अणु की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस को अगर हीट किया जाए, गैस को हीट किया जाए तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी सर। तो सवाल ये है कि गुरुजी क्या गैस को अगर ठंडा कर दिया जाए तो क्या उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर, क्योंकि गैस के अणु को जब आप हीट देंगे तो उसके जो अणु हैं वो बहुत तेजी से गमन करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ठंडा करते चले जाएंगे, यानी कि न्यूनतम संभव तापमान 0 केल्विन पे आप लेके चले आएंगे, तो जितने भी गैस के अणु हैं उसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा सर? शून्य हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि प्रैक्टिकली शून्य नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकली उसका जो अणु का काइनेटिक एनर्जी होता है वो पूरी तरह से 0 नहीं हो जाता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं कि जो गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो 0 केल्विन पे, यानी कि परम शून्य ताप पे क्या होती है? तो सर 0 हो जाती है, यानी कि शून्य हो जाती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है, तो आप कह सकते हैं जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर गैस के अणु को थोड़ा सा भी हीट एनर्जी मिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी।
लेकिन अगर परम शून्य ताप पे ले आएंगे मतलब हम न्यूनतम संभव ताप पे ला रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि अधिकतम ताप कितना होगा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको जितना मर्जी उतना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम ताप कितना होगा इसका सीमा है, 0 केल्विन से नीचे न्यूनतम ताप में नहीं हो सकता। तो 0 केल्विन पे जब किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स को रखेंगे तो सैद्धांतिक रूप से क्या होगा, तो सर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति सबसे धीमी होगी। ध्यान दीजिएगा यहां पे तरल किसको बोला जा रहा है, लिक्विड को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है, लिक्विड को बोला जा रहा है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। बात यहां पे क्वथन की जा रही है, इसी को इंग्लिश में हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। यहां पे संघनन यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। ये हिमांक है, इसको हम लोग इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। और ये वाष्पीकरण है जिसको हम लोग इंग्लिश में इवोपरेशन कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि तरल के एक समान मात्रा के लिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो बॉइलिंग प्रोसेस होती है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है और ये भी बहुत तेजी से होती है। जो संघनन कंडेंसेशन है इसका मतलब होता है कि जो आपका वाटर वेपर होता है वो जब ठंडा हो जाता है तो पानी में बदल जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं, मतलब संघनित होना कहते हैं। तो वो भी सर बहुत तेजी से होता है। लेकिन ये जो इवोपरेशन की प्रक्रिया होती है ये बहुत स्लो होती है। और आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि इवोपरेशन वाष्पीकरण एक सतही घटना है जो क्या होती है, तो सर धीरे धीरे होती है। जबकि यहाँ पे फ्रीजिंग हिमांक है, सर ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो आप कहेंगे तुरंत जम जाएगा। भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति सबसे धीमी होती है, किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है, आप कहेंगे वाष्पीकरण यानी कि इवोपरेशन। वाष्पीकरण यानी कि इवोपरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे धीमी होती है। ध्यान में रखिएगा कि इवोपरेशन की प्रक्रिया किसका कारण बनता है, ठंडक का कारण बनता है। किसका कारण बनता है, ठंडक का कारण बनता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही ध्यान में रखेंगे क्वथन का मतलब क्या होता है, बॉइल्ड होना होता है। यानी कि आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना होगा क्वथन क्या है और क्वथनांक बिंदु क्या है। क्वथन का मतलब हुआ किसी द्रव का उबलना, और क्वथनांक बिंदु जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है उसको हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग संघनन की बात करेंगे तो संघनन क्या है, तो आप कहेंगे कि जल वाष्प का ठंडा होकर द्रव में बदल जाने की प्रवृत्ति या प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और हिमांक फ्रीजिंग आप सभी समझ रहे होंगे, इसमें कोई लाग लपेटा है नहीं। आइए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य में क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी होती रहेगी। दूसरा है कि इसकी तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होगी। तीसरा है तरंगदैर्घ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चौथा है इसकी तरंगदैर्घ्य में कमी आएगी। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये चीज बताना है। आप कहेंगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा, तो मेरे मित्र आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना होगा। कौन सा फॉर्मूला, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जो तरंग का वेग होता है, तरंग का वेग होता है चिला जी, वो किसके बराबर होता है, तो ये आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। और इसी को आप क्या लिखते हो, v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा लिखते हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम तरंगदैर्घ्य इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी कि लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर v बटा न्यू लिख सकते हैं। v क्या है हमारा, तो सर तरंग का वेग है, और न्यू क्या है, तो गुरुजी ये तो हमारा आवृत्ति है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए, तो मेरे मित्र अगर यहाँ पे वेग को कांस्टेंट रखा जाए, वेग को नियत रखा जाए, आवृत्ति को घटाया बढ़ाया जाए, तो आप ही बताओ तरंगदैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कहेंगे क्या कि गुरुजी
यहां पे ये जो आपने रिलेशन बताया, इससे ये साफ हमको नजर आ रहा है कि जो तरंग दैर्ध्य है वो तरंग के वेग के समानुपाती होता है। यानी कि तरंग का वेग बढ़ेगा तो यह संभव है कि तरंग दैर्ध्य क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन जो तरंग दैर्ध्य है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये हुआ कि अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तरंग दैर्ध्य घट जाएगा, आवृत्ति घटाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कहेंगे सर इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो व्युत्क्रमानुपाती होगा तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। इसी तरह से होता है रिलेशन। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है कि एक प्रसारण केंद्र 71 इंटू 10⁴ हर्ज की आवृत्ति और 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या है, ये चीज आपको बताना है। बताइए ना बनेगा? आप कहेंगे आसानी से बनेगा, अभी जस्ट आपने फॉर्मूला बताया है कि v इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, न्यू इंटू लेमडा। तो चला यहाँ पे न्यू क्या है, आप कहेंगे आवृत्ति, लेमडा तरंग दैर्ध्य। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रसारण केंद्र 71 इंटू 10⁴ हर्ज की आवृत्ति को क्या करता है सर, उत्पन्न करता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा न्यू का वैल्यू कितना है चला जी, 71 इंटू 10⁴। अब इसका वेग कितना है, तो गुरुजी वेग है 3 इंटू 10⁸। आपको क्या बताना है गुरुजी, लेमडा बताना है। अब ये जस्ट बताए हैं कि लेमडा का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी v बटा n हो जाएगा, सॉरी v बटा न्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि v कितना है आपका 3 इंटू 10⁸। अब बटा आपका आवृत्ति कितना है, तो सर आवृत्ति है 71 इंटू 10⁴। चला जी 10⁴ नीचे है और 10⁸ नीचे है, तो आप कहेंगे सर इस सीधे अगर हटा देगा 10⁴ यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हम 10⁴ लिख सकते हैं। ठीक है सर। अब नीचे में 4 है और ऊपर अगर ले जाएंगे तो घटबे न करेगा चला, आप कहिएगा बिल्कुल। तो 3 इंटू 10⁴ अब बटा ये कितना हो गया 71। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा सर जी तो ये कितना आएगा 422.5 मीटर आएगा, जो कि क्या है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 3/71 को आप सॉल्व कीजिएगा 0.42253 के अप्रॉक्स आएगा, उसको उतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही वैल्यू आएगा। तो ये सब आप कर सकते हैं, नॉर्मल सा चीज है, इसमें कोई खासा परेशानी नहीं होना। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक चिन्ह परिपाटी बोला जाता है, जो इस बार बहुत सारे मित्रों को परेशान किया था। हमने लगातार जब भी ग्रुप डी का पिछले सीजन में क्लास लिया तो उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लगातार करवाते रहा यूट्यूब पे, लेकिन बच्चे फिर भी एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आकर के गड़बड़ हुए, कंफ्यूज हुए। रीजन क्या था, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपका कोई भी चीज डिले होता है, जैसे मान लो कि आप स्टेशन गए, आपका टाइमिंग है ट्रेन का 10 बजे और ट्रेन राइट टाइम आई, आप उसमें बैठ जाएंगे, बड़ा मजा आएगा सफर में। लेकिन आप स्टेशन गए, ट्रेन का टाइम 10 बजे था, ट्रेन आया 4 बजे, तो आप क्या करेंगे, स्टेशन पे मंडराते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो वही होता है सर हम लोगों के लाइफ में एग्जाम के साथ कि जो टेंटेटिव शेड्यूल रहता है, जिस समय फॉर्म आता है उस समय, तो उस समय बच्चों को लगता है कि यस वी कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम का टेंटेटिव डेट आगे बढ़ा, बच्चे मंडराना शुरू कर देते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन ये वैसे बच्चे करते हैं जिनको अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि कभी वो एग्जाम होगा तो फोड़ देंगे। वह बच्चे जब एग्जाम के लास्ट टाइम में आते हैं तो एकदम पूरी तरह से अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत करते रहते हैं, या अस्त व्यस्त रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सर रिजल्ट बहुत ज्यादा स्मार्ट और तेज बच्चा का नहीं होता है। रीजन है इसके पीछे कि जो स्मार्ट और तेज बच्चा रहता है ना सर, उसका माइंड भी स्मार्ट रहता है,
वो हमेशा 3-4 गो बात को लेकर के चलते रहता है और हमेशा 3-4 गो ऑप्शन लेकर के चलते रहता है। और जो सर मतलब कह सकते हो कि सीरियस और कमजोर बच्चा रहता है ना, उसके सामने बस एक ही चीज दिखता है, एएलपी 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 एएलपी। तो वो अभी से माइंडसेट के साथ चल रहा होगा ना कि अच्छा हमको अगर एएलपी टारगेट करना है तो हमको अभी से सारी चीजों को पढ़ना होगा। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा, बैट यार एएलपी के बाद टेक्नीशियन भी देख लेंगे, इसके बाद नहीं होगा तो ग्रुप डी का बहाली आएगा, उसमें भी हाथ लगा लेंगे, फिर एनटीपीसी भी आएगा ओकरो देख लेंगे, एनटीपीसी ना होगा तो टीसीसीसी का वैकेंसी आएगा वो देख लेंगे। तो सर इस तरह से आपका क्या होता है ना कि लक्ष्य गड़बड़ा जाता है। तो जब तक आप प्रॉपर तरीके से किसी एक चीज को फैथ करके कि हमको हाँ इतना देर पढ़ना है, ऐसे हमको ये करना है, वो चीज नहीं करेंगे, सफलता बहुत जल्दी हाथ लगने वाला चीज नहीं है सर। ये मछली नहीं है कि 3-4 बार ऐसे हथौड़िया मारिएगा मिल जाएगा पानी में से, ऐसा नहीं है। ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जा सकता है? तो मेरे मित्र आपको मैंने बताया है कि जो अवतल दर्पण होता है उसका बाहरी भाग क्या होता है, संरचित किया हुआ रहता है। परावर्तन की प्रक्रिया कहां से होगा, अंदर से होगा। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। ये क्या है, तो सर फोकस। और ये क्या है, वक्रता केंद्र। ध्यान देंगे कि जो यहां पे बात की जा रही है कि अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा यहां से चला 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी कई बार आपने पढ़ाया है F=R/2 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 30/2। कितना हो जाएगा चला? 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग सेंटीमीटर ही लेंगे, मीटर मत समझ जाइएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज कहा जा रहा है कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है कि जो दर्पण के फोकस या फिर वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी होते हैं, उसको हम लोग प्लस और माइनस साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। इसी को चिन्ह परिपाटी बोला जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यहां पे हम पोल से फोकस तक की बात करेंगे तो हम यहां से इधर आएंगे सर, ये हमारा क्या होगा सर? फोकस दूरी होगा, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एफ से। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपतित प्रकाश की दिशा ये है तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में ना हम लोग इसको माप रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो मैंने आपको ये भी तो बताया है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मतलब जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी कि F=R/2 जो यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा सर? -15 सेंटीमीटर होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहली ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही है सर आंसर आपका। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका सर्किट है कोई सर, इसमें 3 प्रतिरोध को हमने जोड़ा है। 3 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा है? तो सर 3 प्रतिरोध को हमने सीरीज में जोड़ा है। आपको यहां पे ये ध्यान में रखना होगा कि इस तीनों प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होगा, लेकिन इससे जो आई धारा बहेगी, वो तीनों के लिए क्या होगा? तो सर समान होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि सीरीज में जुड़ा हुआ जो प्रतिरोध होगा उसका विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन धारा क्या होती है? तो सर धारा समान होती है। धारा क्या होती है? समान होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एक ही रहता है, यानी कि समान रहता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी है? सल्फर का 1 मोल, सल्फर का 0.5 मोल, सल्फर का 0.75 मोल, सल्फर का 0.25 मोल। मेरे मित्र इस तरह के कई क्वेश्चन एएलपी एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो ध्यान में रखेंगे कि मोल कंसेप्ट टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट ही नहीं है सर, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है सर वो बदल चुका है। ये मैं प्रीवियस ईयर सिर्फ आपको ये क्लियर करने के लिए बता रहा हूं कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और टॉपिक कहां से करनी है, एनसीईआरटी से करनी है। और एनसीईआरटी में भी सिर्फ पढ़ नहीं लेना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, और चैप्टर के अंदर में जो क्वेश्चन है वो करना है, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि कहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले ग्रुप डी एग्जाम में आप लोगों ने खेल देख लिया है, मेरा एक बहुत पहले सेशन आया था खेला हो बे, तो वही खेला हो गया है सर। तो ध्यान देंगे कि जब हम लोग यहाँ पे मोल की संख्या की बात कर रहे हैं तो हम लोग सीधे सीधे क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कई दफा बताया है कि मोल की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो आप कहते हैं दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। देखो ये तो हम गजबे कर दिए यार, ले क्वेश्चन हट गया, बहुत अच्छा। ये तो चला बुधियारी हो गया। ओहो, रुक जाओ भाई, परेशान। आ गया, चलिए क्वेश्चन में आपका मैंने कई बार आपको बताया है कि मोल की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं, मोल की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा अगर तत्व है तो उसका परमाणु द्रव्यमान, तत्व है तो परमाणु द्रव्यमान, यौगिक है तो अनुभार। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है, सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी, तो सल्फर का दिया गया द्रव्यमान कितना है 16, और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है 32, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 0.5 मोल। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मोल की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा तत्व है तो परमाणु द्रव्यमान, यौगिक है तो अनुभार, या आप कह सकते हो आणविक द्रव्यमान। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कि एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो परमाणु संख्या होती है उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जेड किसको बिलोंग कर रहा है सर, एटॉमिक नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, जबकि पी क्या है तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है सर, परमाणु संख्या के बराबर होती है। मतलब परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, दोनों बराबरे है तो एकर बराबर ओकरा कह दो, ओकर बराबर एकरा कह दो, क्या ठीक है। अब देखो सर कि तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या यानी कि ए हमारा 298 है, अब इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, मतलब एन कितना है हमारा 196, तो परमाणु संख्या क्या होगा। अब परमाणु संख्या कैसे निकलेगा, तो चला जी प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगा तो परमाणु संख्या ना निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम लोग कहते हैं गुरुजी ए इक्वल टू पी प्लस एन, आपने बताया है ए कितना है 298, प्रोटॉन की संख्या तो निकालना है सर जी, और न्यूट्रॉन कितना है 196, तो 298 माइनस 196 इक्वल टू पी, चला घटा करके क्या होगा आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको मैंने पीछे के सेशन में कराया है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि SnCl2 प्लस 2HgCl2 जब रिएक्ट करता है तो Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बनाता है, उपरोक्त अभिक्रिया में क्या हो रहा है, HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, और फिर दिया है SnCl2 अपचयित हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आप क्या कहेंगे
कि गुरुजी कोई भी जो परमाणु होता है वो साधारणतः गोलीय होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसी भी परमाणु के त्रिज्या की, तो ये अगर हमारा कोई एटम है तो इसका त्रिज्या ये होगा। अब यहाँ पे हम कोई ले लें तो इसका त्रिज्या क्या होगा सर, ये होगा। तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी तो परमाणु का आकार घटेगा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणविक संख्या? बिल्कुल नहीं सर। परमाणविक द्रव्यमान? बिल्कुल नहीं। परमाणविक आकार? बिल्कुल सर। आप कहेंगे गुरुजी ये परमाणविकता क्या होती है? मेरे मित्र इसी को हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी अणु में जितने परमाणु मौजूद होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? परमाणविकता या फिर एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे O2 या P4, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे परमाणुविकता कितनी होगी, एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2 होगी। P4 का तो आप कहेंगे 4 होगी। तो किसी भी अणु में जितना परमाणु मौजूद होता है वही उसकी परमाणुविकता कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। ये एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? पहला ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टेम, ध्यान में रखिएगा, इसी को पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसको हम लोग अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और तीसरा है एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, इस नाम का कोई उत्तक ही नहीं होता है। और चौथा है एपिकल मेरिस्टेम, इसको हम लोग शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी प्लांट में पाए जाने वाले उत्तक की, किसी प्लांट में पाए जाने वाले उत्तक की, तो आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा सर कि ये जो शीर्ष वाला भाग होता है यहाँ पे आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो बेसिकली प्लांट के शीर्ष वाले भाग को ग्रो करने के लिए और साथ ही साथ जो इसका रूट वगैरह होता है उसके शीर्ष वाले भाग को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो आप देखते हैं तना का घेरा, इसके लिए बेसिकली कौन जिम्मेदार होता है? पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक या फिर लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। और टहनियों के पर्व यहां पे कौन सा उत्तक पाया जाता है? अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक पाया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक पौधे के तना या जड़ का घेरा, न सिर्फ तना, जड़ का भी जो घेरा होता है उसमें भी वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यही पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक जिम्मेदार होता है। तो सही आंसर क्या होगा? लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आप कहेंगे टहनियों के पर्व में पाया जाएगा। एक्स्ट्रा मेरिस्टेम नाम का तो कोई आपका उत्तक ही नहीं होता। और एपिकल मेरिस्टेम, जिसको शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक बोला जाता है, ये प्लांट के शीर्ष में और जड़ के शीर्ष में पाए जाते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जितने भी मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे उन सभी में क्या होगी? कोशिका विभाजन करने की क्षमता होगी। तो इस चीज को भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आपके एलपी एग्जाम में बायोलॉजी का लेवल अन्य एग्जाम की अपेक्षा कम रहता है। बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस एग्जाम का नाम ही है एएलपी एंड टेक्नीशियन। तो काम इसका क्या होगा? तो सर जनरली ये मशीनरी चीज से घिरे हुए रहेंगे, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बायोलॉजिकली सर यहाँ पे थोड़ा सा कम यूज किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आप ही बताइए सर, जस्ट एग्जाम दे करके आए हैं और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सबों के ऊपर होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? आपका ऑप्शन है सफेद रक्त कोशिकाएं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? WBC कहते हैं। रक्त प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको RBC बोला जाता है। और चौथा है प्लाज्मा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके शरीर में जो CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि CO2 का आपके बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला
CO2 के रूप में, CO2 के रूप में, सॉरी ये हम CO2 के रूप में बोल रहे हैं। CO2 तो सर जाएगा ही, ट्रांसपोर्टेशन ही होगा। पहला प्लाज्मा में घुल करके, प्लाज्मा में घुल करके कितना, तो सर प्लाज्मा में घुल करके लगभग 7% CO2 या नाइट्रोजन युक्त कचरे का क्या होता है, परिवहन होता है। दूसरा बाइकार्बोनेट्स के रूप में, दूसरा आपका बाइकार्बोनेट्स के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में कितना होता है, तो सर लगभग 70% CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का क्या होता है, परिवहन होता है आपके बॉडी में। और तीसरा होता है कार्बोमिनो एसिड के रूप में या कार्बो अमीनो यौगिक के रूप में। कार्बो अमीनो यौगिक के रूप में कितना होता है, 23% होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3 तरीके से होता है, जिसमें प्लाज्मा में घुल करके लगभग 7%, बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70% और कार्बो अमीनो यौगिक के रूप में 23%। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, आप कहेंगे सर प्लाज्मा जो है वो CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। और प्लाज्मा के साथ लगभग कितना % CO2 सर बाहर जाता है या उसका परिवहन किया जाता है, तो 7%। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सफेद कोशिकाएं, इसी को क्या बोला जाता है सर, तो सर इसको ब्लड का सोल्जर भी बोला जाता है, या आप कह सकते हो शरीर का सैनिक बोला जाता है। जनरली ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। प्लेटलेट्स सर रक्त का थक्का बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आरबीसी आप कहेंगे सर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र अपने बचे हुए समय में या आगे के सभी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक कवर करना चाहते हैं, आपके पास सुनहरा मौका है, अभी समय भी है आपके पास, क्योंकि बाद में एनसीईआरटी का रोना रोने से अच्छा है कि समय रहते उसको पूरा कर लिया। तो अगर आप में से कोई भी मित्र एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान बैच में। और ये योगदान बैच आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी तरह के आप इंक्वायरी के लिए आप हमारे नंबर 9065-970477 पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।